नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, हमने इसके पहले के जो लेक्चर थे, जो क्लासेस थी, तो हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसकी यूनिट 10 के जो संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय हैं उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने इसके पहले के संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ा। हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में राज्य निर्वाचन आयोग, साथ में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में देखा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। फिर हमने राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखा। उसके बाद हमने CAG के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर जो यूनिट 10 है उसके अगले टॉपिक, और अगला टॉपिक क्या है? नीति आयोग। आज हम नीति आयोग के बारे में देखें। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाइए, विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां वीडियो देखिए। उसके साथ साथ डिटेल वीडियो हैं। उसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के भी MCQ आपके लिए लेकर आए हैं और उनको भी हमने वहां चर्चा करी थी उनके बारे में, तो आप उनको जाएं और देखें। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम देखेंगे। आप देखें नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है? इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। हम नीति आयोग के समस्त डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर नीति आयोग कैसी संस्था है, नीति आयोग का गठन करने का प्रावधान क्या रहा, क्या इसकी व्यवस्था है वर्तमान में, कैसी इसकी पृष्ठभूमि रही, हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं हमको पढ़ना क्या है। नीति आयोग के बारे में हम किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका पहले का इतिहास रहा है नीति आयोग का। उसके बाद हम इसके परिचय के बारे में देखेंगे कि वर्तमान में इसका क्या इंट्रो है, इसके परिचय के बारे में देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। नीति आयोग की संरचना, वर्तमान में क्या संरचना है, किन संरचना के तहत नीति आयोग काम कर रहा है, उद्देश्य क्या है। किसी भी आयोग को गठित करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष काम के लिए कोई भी आयोग गठित किया जाता है, वो अपना एक उद्देश्य लेकर चलता है और फिर लक्ष्य तक पहुंचता है। जैसे हमारा और आपका उद्देश्य है कि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें और सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इसी प्रकार नीति आयोग का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा जिसको लेकर वो अपना गठन हुआ नीति आयोग का, और उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये काम कर रहा है। नीति आयोग के सिद्धांत, किन सिद्धांतों के तहत नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग की शाखाएं, इनकी कितनी शाखाएं हैं, कैसे नीति आयोग काम करता है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और इससे संबंधित और भी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन के थ्रू पूछे जाते हैं। तो आइए हम अब पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पृष्ठभूमि, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, देखें कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, तो हम सबसे पहले देखते हैं, जानते हो आप कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश गुलाम था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। पॉइंट नंबर 2, भारत में विकास हेतु। अब जब देखिए, जब कोई देश किसी भी परतंत्रता से जकड़न के बाद जब स्वतंत्र होता है तो उसकी प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित हो, कैसे आगे काम करे, इन सब चीज़ों की प्लानिंग के लिए आवश्यकता होती है कि ऐसे निकाय हों जो प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए। भारत में विकास के लिए, भारत में विकास की आवश्यकता के लिए ये महसूस हुआ कि क्या किया जाना चाहिए। पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया कि हम एक टारगेट रखें। हम एक टारगेट रखते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम में टारगेट रखते हैं कि इस दिन, इस हफ्ते और इस महीने हम ये सिलेबस अपना कवर करेंगे। उसी तरह जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसको विकास करना था, तो उसका
ये मकसद था कि हम एक ऐसा आयोग गठित करें, एक ऐसी संस्था गठित करें जो एक लक्ष्य प्रॉपर लक्ष्य बनाए और उसको एग्जीक्यूट करें, वहाँ तक पहुँचे। तो भारत में विकास के लिए, विकास हेतु पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया। 5 वर्ष का एक योजना मॉडल, हम उस पर काम करेंगे और लक्ष्य तक पहुँचेंगे, ऐसी योजना के तहत बात की गई। तो हुआ क्या कि 15 मार्च 1950 को एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड समिति गठित हुई और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो केसी नियोगी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस समिति की। तो उनकी सिफारिश पर पंचवर्षीय योजना मॉडल के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग का निर्माण किया गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का निर्माण कब किया गया, तो आप बताएंगे कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का निर्माण हुआ और एडवाइजरी बोर्ड समिति गठित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केसी नियोगी जी कर रहे थे उस समिति की, और उसी के तहत पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग का निर्माण किया गया। अगस्त 2014, अब हमने तो इसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने बात करी। अब वर्तमान में क्या संरचना है, कैसे इसमें बदलाव हुआ, उसके बारे में देखिए। तो अगस्त 2014 को इसमें काफी बदलाव हुआ और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया। पहले जो योजना आयोग काम कर रहा था उसको खत्म करके नीति आयोग का निर्माण किया गया। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसका निर्माण किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 2015 को अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। परिचय, अब हम इसके परिचय के बारे में देखेंगे। परिचय के बारे में हम समझेंगे कि आखिर इसका जो इंट्रो है ये वर्तमान में कैसा है, क्या इसकी जो संरचना है उसके बारे में एक तरह से कहें तो हम देखेंगे। स्थापना, अगर हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो हमने चर्चा करी 1 जनवरी 2015 केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर इसका आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया। साथियों, हम आपको बताएं कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक कार्यकारी निकाय है। गैर संवैधानिक संस्था से आशय यह है कि इसका संविधान में ना तो कोई वर्णन है और ना ही ये संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित है। ये सरकार द्वारा गठित किया गया एक निकाय है जिसका काम सलाहकारी प्रकृति का है। प्रकृति, हमने प्रकृति के बारे में बात करी। हमने बताया कि ये कार्यकारी निकाय है, गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है। गैर वैधानिक का मतलब यही है कि इसका किसी भी संसद के कोई भी अधिनियम के द्वारा गठन नहीं किया गया है। गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। थिंक टैंक और सलाहकारी निकाय है। ये सोच विचार करके एक सलाह के रूप में, सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में अगर हम चर्चा करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों को सहकारी संघवाद के आधार पर, सहकारी संघवाद से तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर दीर्घकालिक नीति निर्माण हेतु सलाह देगा। ये ऐसी सहकारी संघवाद की विचारधारा पर काम करेगा, ऐसी सलाह देगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे केंद्र और राज्य दोनों का हित संभव हो। अगर हम इसकी वर्तमान में बात करें कि प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष, तो जब आप याद रखें कि अगर आपसे ये पूछे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था पहले, योजना आयोग का अध्यक्ष सबसे पहले कौन था, तो आप ये बात की पॉइंट याद रखें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब आप बता पाएंगे कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पहले जो पीएम थे नेहरू जी, वो उसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की अगर बात करें पहला, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। अगर हम वर्तमान की बात करें और प्रथम की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इसका गठन हुआ, किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 2015 में हुआ। उस समय
पीएम कौन थे? तो उस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम थे और वर्तमान में भी वही पीएम हैं। इसलिए प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष किसके? नीति आयोग के कौन हैं? श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आइए हम आगे देखते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें। उपाध्यक्ष क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इसलिए जब इसका गठन हुआ जनवरी 2015 में, उस समय अरविंद पनगड़िया जी इसके उपाध्यक्ष थे। वर्तमान उपाध्यक्ष आप याद रखें, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। प्रथम सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो कौन थे? पहले सिंधु सी खुल्लर। और वर्तमान सीईओ की अगर हम बात करें तो अमिताभ कांत जी वर्तमान सीईओ हैं। यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर इनके, क्योंकि ये एक लेखक भी हैं तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इनक्रेडिबल इंडिया, पैथ अहेड एंड ब्रांडिंग इंडिया, ये इनकी पुस्तकें हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखें कि इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीति आयोग की संरचना। अगर हम नीति आयोग की संरचना की बात करें कि कैसी बॉडी है नीति आयोग की, कैसे इसकी संरचना है, कैसे ये काम करता है, किनके सहयोग से ये संस्था काम कर रही है। नीति आयोग की संरचना के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। इसका अध्यक्ष कौन है? गवर्निंग परिषद, गवर्निंग काउंसिल के बारे में देखेंगे। क्षेत्रीय परिषद, पूर्णकालिक संगठनिक ढांचा के बारे में बात करेंगे और विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। गवर्निंग परिषद सभी मुख्यमंत्री तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी होते हैं वो इसके गवर्निंग परिषद के लोग होते हैं। क्षेत्रीय परिषद 2 या 2 से अधिक राज्यों से निर्मित होता है ये क्षेत्रीय परिषद, और जो इसका मुख्य अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है। पूर्णकालिक संगठनिक ढांचे की अगर बात करें कि इसका संगठनिक ढांचा कैसा है, कौन कौन लोग हैं, तो उपाध्यक्ष हैं, इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, 4 ही पदेन सदस्य हैं, 2 अंशकालिक सदस्य हैं, और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं और इसका सचिवालय है। ऐसे इसकी पूर्णकालिक क्या है? ढांचा, संगठनिक ढांचा है। विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ होते हैं, वो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में होते हैं। तो ऐसी संरचना है किसकी? नीति आयोग की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? पूर्णकालिक संगठनिक ढांचा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इसके उपाध्यक्ष हैं, जो इनके उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में देखते हैं कि कौन इनका उपाध्यक्ष है। तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात हमने करी कि अरविंद पनगड़िया जी थे, वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, और जो ये उपाध्यक्ष होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। जो इनका दर्जा है, जो इनका स्तर है, वो भारत के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का होता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। हमने पढ़ा कि 4 पूर्णकालिक सदस्य, और इन सदस्यों का जो स्तर है वो राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होता है। राज्य मंत्री के जो स्तर होता है, जो उनके पद का ओहदा होता है, उसके समान किनका होता है? पूर्णकालिक सदस्य जो 4 होते हैं। अंशकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं इसमें। 4 पदेन सदस्य, और वो 4 पदेन सदस्य कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होंगे, और उनको नामित करने का काम कौन करेगा? तो जो इनके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, वो करेंगे। सीईओ कौन होगा इनका? सीईओ होगा एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, और वो होगा भारत सरकार के सचिव रैंक का कोई अधिकारी होगा। सचिव रैंक के समकक्ष होगा, भारत सरकार के सचिव रैंक के समकक्ष। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे? वर्तमान में कैसी इसकी संरचना है। अध्यक्ष की बात हमने करी कि श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी, और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत
जी सीईओ हैं इसके। अब पूर्णकालिक सदस्य की अगर बात करें कि पूर्णकालिक सदस्य कौन है, तो डॉक्टर विनोद पाल, और ये लोक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। विजय कुमार सरस्वत, ये पूर्व DRDO के सचिव रह चुके हैं। और रमेश चंद्र जी जो हैं वो कृषि विशेषज्ञ हैं। ऐसे इनके पूर्णकालिक सदस्य हैं। अब हम देखते हैं पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह जी हैं जो रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं अपनी, और अमित शाह जी हैं गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अब हम देखें विशेष आमंत्रित सदस्यों की अगर बात करें, निर्मला सीतारमण के बारे में आप जानते हैं कि ये वित्त मंत्री हैं। हमने सभी के इनके विभागों के बारे में भी चर्चा कर ली, और ये पदेन सदस्य हैं। और पदेन सदस्य को कौन नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं। विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में कौन कौन है, तो ये नितिन गडकरी जी हैं, जो नितिन गडकरी जी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, अश्विनी वैष्णव जी ये वही हैं जो रेल मंत्री हैं आपके, और राव इंद्रजीत सिंह, ये जो हैं विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। आइए अगला, नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी निकाय है, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, एक उद्देश्य के तहत काम करता है। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। सहकारी संघवाद को बढ़ावा। सहकारी संघवाद से तात्पर्य यही है कि हम मिल करके, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सब मिलकर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास हो। राज्य अपनी एक विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराएं विकास के क्षेत्र में, एक बेहतर समन्वय के साथ विकास की ओर आगे बढ़ें, ये सुनिश्चित करने का काम नीति आयोग का है। टॉप बॉटम टू टॉप की रणनीति, हम नीचे से ऊपर की रणनीति पर काम करें। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो जो जमीनी स्तर से लेकर ऊंचाइयों तक पहुंचे। ग्रामीण स्तर की योजनाओं हेतु तंत्र, जो ग्रामीण स्तर के लिए तय की जाती है योजनाएं, उनका उचित क्रियान्वयन हो सके, और कैसी योजनाओं का निर्धारण करें कि जो ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां के लिए उपयोगी हो। समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास हो सके, इसके बारे में भी चिंतित रहने का, और इसके बारे में जो नीति निर्धारण का काम है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। SDG लक्ष्यों की प्राप्ति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक धारणीय प्रकार का विकास हो, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी इसका उद्देश्य है नीति आयोग का। ज्ञान व नवाचार को बढ़ाना, ज्ञान व नवाचार में वृद्धि हो, इन सब उद्देश्यों को लेकर के नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत। नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, जिसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए नीति आयोग प्रेरित हो रहा है। अंत्योदय, नीति आयोग का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें सबसे पहला अंत्योदय। अंत्योदय से तात्पर्य यह है कि अंत में अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो एकदम सबसे पिछड़ा भी व्यक्ति है, उसका भी विकास हो सके, उसका भी उदय हो सके, अंत्योदय इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। अभिशासन, एक अच्छा सुव्यवस्थित और सुशासन स्थापित हो। समावेशिता, सभी का समावेश हो उसमें, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और अगर हम राज्य के अंदर देखें तो नगर पालिका और पंचायत स्तर पर सभी का समावेश हो सके विकास में। गांव का विकास हो। जनसंख्यात्मक लाभांश, इसमें जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लाभ प्राप्त कर सके, लाभ उठा सके, उसके पास तक सुविधाएं मुहैया हो सके। जन सहभागिता, जन सहभागिता इसका महत्वपूर्ण क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। और धारणीयता, अंतिम धारणीयता, एक स्थायी, धारणीयता का मतलब है कि एक स्थायी रूप से क्या हो सके, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, विकास और प्रगति के लिए काम कर रहा है कौन, नीति आयोग। अब हम देखते हैं नीति आयोग की शाखाएं। तो पहले शोध शाखा,
नीति आयोग की जो पहली शाखा है वो शोध शाखा है। इसमें ये विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में रिसर्च करके, शोध करके और उसको संपन्न करने का काम करते हैं। टीम इंडिया शाखा, इसमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर सभी को लेकर के, और हमने आपको बताया ही कि पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, राज्य के अंदर उन समस्त का सहयोग एक टीम की तरह लेकर के आगे बढ़ने का है। ज्ञान व नवाचार शाखा, ज्ञान हो और नए ऐसी विचार, नए ऐसी योजनाएं उनको लेकर के आने का काम थिंक टैंक के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नीति आयोग से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग से संबंधित विभाग, नीति आयोग से संबंधित विभाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नरेला, दिल्ली, जिसकी स्थापना कब हुई? 1962। कई बार एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसलिए डेट भी याद रखें। विकास निगरानी व मूल्यांकन कार्यालय, दिल्ली, 1954। नीति आयोग, हाँ, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आपको सूचकांक दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन सूचकांक में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं जारी करता। तो आप देखें कि नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, क्योंकि ये सभी के बारे में एनालिसिस करता है राज्य स्तर पर, और फिर उसके बाद चाहे केंद्र स्तर पर हो, फिर एक सूचकांक जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है, जिससे किस राज्य की, किस विभाग के अंतर्गत कैसी स्थिति है, उन तमाम सूचकांकों के बारे में समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो भारत नवाचार सूचकांक जारी करने का काम कौन करता है? नीति आयोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करने का काम भी नीति आयोग का है। ईज ऑफ लिविंग एंड एसडीजी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड ईज ऑफ लिविंग के डाटा को भी प्रकाशित करने का काम नीति आयोग का है। एक्सपोर्ट प्रियरिटीज इंडेक्स, इसका भी जारी करने का काम किसका है? नीति आयोग का। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जो स्कूल एजुकेशन है किस राज्य का कैसा है, किस स्कूल का कैसा है, इनको जारी करने का काम भी नीति आयोग का है। और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी जारी करने का काम कौन करता है? तो वो नीति आयोग करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें पॉइंट नंबर 3, अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत क्या है? नीति आयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया है क्या? अटल नवाचार मिशन। और ये कब प्रारंभ किया गया? अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप बताएंगे कि तिथि, ये जो 2016 में इसका प्रकाशन हुआ, इसका प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत हुई। प्रमुख कार्यक्रम, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, आइए हम उनके बारे में देखते हैं। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, ये विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर करने के लिए ये गठित किया गया। अटल इंक्यूबेटर्स, विश्वविद्यालय स्तर पर और उद्योग के स्तर पर ये बात की गई। मेंटर ऑफ चेंज स्टार्टअप के बारे में भी चर्चा अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत होती है। कार्य अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत। अटल इम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र, उसके बाद अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इन सब के लिए अटल नवाचार मिशन कार्यरत है। पॉइंट नंबर 4, अभिनव भारत हेतु 75 कार्य नीति। अभिनव भारत के लिए, भारत का उदय हो उसके लिए 75 कार्यसूत्री कार्य नीति तैयार की गई। इसे 19 दिसंबर 2018 को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 19 दिसंबर 2018 को। न्यू इंडिया के द्वारा 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर ऐसा किया गया। 2022-23 में यह रणनीति तैयार की गई। 41 क्षेत्रों का इसके अंतर्गत क्या किया गया? समावेशन किया गया। आइए हम आगे देखते हैं। नीति आयोग का विजन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, एंड ये कैसे एक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे निर्णय लेता है।
जो विजन की बात करें तो 15 वर्षों के नियोजन का इसका विजन है, इसका लक्ष्य है। स्ट्रेटजी क्या है? 7 वर्षों का नियोजन इसकी स्ट्रेटजी है कि हम 7 वर्ष में ऐसी नियोजित करेंगे प्रक्रिया। और एक्शन एजेंडा है 3 वर्षों का नियोजन इसका एक्शन एजेंडा के अंतर्गत है। अन्य अगर हम महत्वपूर्ण चीजें देखें, आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। डाटा गवर्नेंस इंडेक्स ये भी जारी करता है। कई सारी योजनाएं हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल ये कब जारी किया गया? तो ये 2020 में जब कोविड-19 था उस समय जारी किया गया। और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो नीति आयोग के अंतर्गत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद भी नीति आयोग के समान ही एक संस्था है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जिसको कहते हैं, सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा ये इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। एनडीसी एक कार्यकारी निकाय, एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। आप ये याद रखें, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एनडीसी कैसा निकाय है। एनडीसी योजना आयोग, अब नीति आयोग की तरह एनडीसी, उसके बाद योजना आयोग और अब नीति आयोग, ये सब एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें, अगर हम इसकी संरचना देखें कि कैसी है, तो एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे इसके अंतर्गत। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, इनको राज्यपाल कहते हैं हम। सभी कैबिनेट मंत्री होंगे। और योजना आयोग के सदस्य भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब हम देखें मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य योजना बोर्ड का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कब किया गया? तो वो 24/10/1972 के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है इसमें, और 11 लगभग अंशकालिक सदस्य होते हैं। 21/9/2007 से क्या हुआ कि राज्य योजना बोर्ड को राज्य योजना आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो साथियों, आज हमने देखा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, विस्तार से चर्चा करी। ये क्यों गठित हुआ, इसका कार्य क्या है, इसकी जो गठन की प्रक्रिया रही वो क्या रही, और इसका पृष्ठभूमि क्या रहा, इसका इतिहास क्या रहा, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी में हमारा जो ये छोटा सा एक सहयोग है वो फायदेमंद साबित होगा। आप हमसे जुड़े रहें, आप कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़े रहें। अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि हम किन किन विषयों के बारे में, किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा, आप जाइए, विजिट करिए और उनको देखिए। और हम आगे अगले यूनिट 10 के ही अगले टॉपिक मानव अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप उससे जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।